नमस्कार, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आज आपसे एक गुजारिश है, इल्तजा है, एक दरख्वास्त है कि आप अपने अमूल्य सुझाव हमारे साथ निरंतर साझा करते रहें ताकि हम अपने कंटेंट में किसी भी तरीके का कोई फेरबदल कर सकें और बेहतर कर सकें। फिर भी यदि आपको लगता है कि सब कुछ बेहतर है तो भी अपना कमेंट करना न भूलें, इससे यकीनन हमारा हौसला अफजाई होगा। आज हम सब ग्रुप पर आधारित 2 इंपॉर्टेंट परमे पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। शुरुआत हम करते हैं। फर्स्ट परमे में हमें सिद्ध करना है एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एब्लियन ग्रुप इज एब्लियन, अर्थात आबेली ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप सदैव आबेली होगा। और सेकंड, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप भी चक्रीय होगा। ये सेकंड पार्ट है। तो शुरुआत हम फर्स्ट पार्ट से करते हैं। जी कोई एब्लियन ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है। एक्स और वाई एच के 2 एलिमेंट हैं, तो निश्चित रूप से एक्स और वाई जी के भी एलिमेंट होंगे क्योंकि एच जी का सब ग्रुप है, तो सबसेट है। एक्स और वाई जी के एलिमेंट हैं तो निश्चित रूप से एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल होगा क्योंकि जी एक आबेली ग्रुप है, तो जी आबेली है तो निश्चित रूप से एच भी आबेली होगा, एब्लियन होगा। लेकिन इसका कन्वर्स या विलोम सत्य होना जरूरी नहीं है। ये हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। Q8 डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है और इसको हम कहते हैं क्वाटर्नियन ग्रुप, जिसमें 8 एलिमेंट हैं, +-1 +-i +-j और +-k। बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से परिभाषित होगा, i.i j.j और k.k होगा -1, i.j होगा k.i होगा j और j.k होगा i, और इनका ऑर्डर चेंज करते ही साइन होगा माइनस का, तो हम कह सकते हैं i.j j.i के इक्वल नहीं है। तो यदि ये ग्रुप बनाता है तो निश्चित रूप से वो नॉन एब्लियन ग्रुप होगा। बाइनरी ऑपरेशन टेबल की सहायता से ग्रुप की चारों बातें यहां पर हम संतुष्ट करवा सकते हैं। और H 1 और -1 2 एलिमेंट से बनने वाला सेट है, और हम जानते हैं ये भी डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है और ये G का सबसेट भी है, तो हम कह सकते हैं H G का सब ग्रुप है। H है वो एक एब्लियन ग्रुप है जबकि G है वो एक नॉन एब्लियन ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई ग्रुप नॉन एब्लियन है तो ये जरूरी नहीं उसका प्रत्येक सब ग्रुप भी नॉन एब्लियन हो, जैसा कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं ये नॉन एब्लियन ग्रुप, लेकिन इसका ये सब ग्रुप है वो एब्लियन ग्रुप या एक आबेली ग्रुप है। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि जी कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका प्रत्येक सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है। तो हम मान लेते हैं जी है वो ए द्वारा जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, एच उसका कोई सब ग्रुप है। हमें सिद्ध करना है एच भी साइक्लिक होगा। एच के लिए सबसे पहले हमारे पास 2 संभावनाएं ये भी हो सकती हैं, एच है वो आइडेंटिटी एलिमेंट से बनता हो या एच खुद जी हो। इन दोनों ही स्थितियों में हम कहते हैं एच जी का इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, तो निश्चित रूप से एच सदैव साइक्लिक होगा। दूसरी संभावना ऐसी भी हो सकती है, एच है वो जी का कोई प्रॉपर सब ग्रुप हो, अर्थात इन दोनों के अलावा कोई सब ग्रुप हो। तो हम मान लेते हैं एक्स एच का कोई एलिमेंट है, एक्स एच का एलिमेंट है तो एक्स जी का भी एलिमेंट होगा, और जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनक ए है, तो निश्चित रूप से एक्स को ए की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जाएगा। तो हम लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर टी फॉर सम टी बिलोंग्स टू जेड। अब हम सिद्ध करेंगे कि एच के प्रत्येक एलिमेंट को ए की किसी इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात एच है वो इस एलिमेंट द्वारा जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया है कि m है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि a रेज टू पावर m h का एलिमेंट है, क्योंकि h भी g का एक सबसेट है, तो g के प्रत्येक एलिमेंट को a द्वारा जनरेटेड माना गया है, तो h का प्रत्येक एलिमेंट भी a की किसी इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जाएगा। तो मैंने मान लिया है m वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि a रेज टू पावर m h का सबसे पहला एलिमेंट है, और जितनी भी पावर होंगी a के लिए वो m से बड़ी होंगी। तो कोई भी एलिमेंट लेते हैं हम h का। अब हम सिद्ध करेंगे कि इस एलिमेंट को a रेज टू पावर m की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लिया गया है a रेज टू पावर t बिलोंग्स टू h, क्योंकि t कोई पूर्णांक है, इंटीजर है, और m भी एक इंटीजर है, लेकिन m है वो न्यूनतम है। इसका मतलब t को जब m से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए हम डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं, तो लिखा जा सकता है t इज इक्वल टू m डॉट q प्लस r, जहाँ r है रिमाइंडर और q है क्वोशंट, व्हेन t इज डिवाइडेड बाई m। r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन m से छोटा होगा। अब a रेज टू पावर m h का एलिमेंट है और h g का सब ग्रुप भी है, तो खुद को खुद के साथ कितनी ही बार ऑपरेट करें परिणामी एलिमेंट भी h में आना चाहिए। तो मैं इस एलिमेंट को
खुद के साथ Q टाइम्स ऑपरेट करवा रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ ये एलिमेंट भी H का होगा, और H सब ग्रुप है तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी H में होगा, तो ये एलिमेंट भी H का आएगा। ये एलिमेंट ऊपर H में माना गया है, ये दोनों एलिमेंट H में है तो दोनों का प्रोडक्ट भी H में होगा, क्योंकि H इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सब ग्रुप है तो निश्चित रूप से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यदि ये एलिमेंट H में है तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, और यहां से आया a रेज टू पावर r बिलोंग्स टू H, क्योंकि t माइनस एम इंटू क्यू मीन्स r होगा, लेकिन r के लिए शर्त है r का मान 0 या 0 से बड़ा है लेकिन m से छोटा है। m के लिए शर्त है कि m वह लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर या न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि a रेज टू पावर m बिलोंग्स टू H, अर्थात ये एलिमेंट है वो H का सबसे पहला एलिमेंट है, जबकि ऊपर हम कह रहे हैं r का मान m से छोटा है, बावजूद a रेज टू पावर r H का एलिमेंट है, तो ये एक विरोधाभासी स्थिति है। तो मैं कह सकता हूं r का मान कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता, तो r के लिए एक ही संभावना होगी हमारे पास, r इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 0 इसका मतलब आया t इज इक्वल टू m इंटू क्यू, अर्थात t है वो m का मल्टीपल होगा, तो a रेज टू पावर t इज इक्वल टू होगा a रेज टू पावर m इंटू क्यू, और इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि h के प्रत्येक एलिमेंट को a रेज टू पावर m की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात H का प्रत्येक एलिमेंट a रेज टू पावर m द्वारा जनरेटेड है, सो H इज साइक्लिक। अतः इस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप सदैव साइक्लिक होता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स, दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट ज्ञात करना। मान लीजिए H और K G के दो सब ग्रुप हैं, दोनों का प्रोडक्ट HK और KH इस तरीके से परिभाषित होगा। HK होगा सेट ऑफ ऑल स्मॉल h डॉट स्मॉल k, जहाँ h है वो h का एलिमेंट है और k है वो k का एलिमेंट है, अर्थात h के प्रत्येक एलिमेंट को k के प्रत्येक एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करने के बाद जितने भी एलिमेंट प्राप्त होंगे उन सब का सेट होगा HK। इसी तरीके से KH में पहला एलिमेंट k का रहेगा, दूसरा एलिमेंट h का रहेगा, और जितने भी एलिमेंट आएंगे प्रोडक्ट करने के बाद उन सब का सेट होगा KH। HK और KH दोनों ही G के सबसेट होंगे, लेकिन दोनों का G का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। ये हम एक एग्जाम्पल द्वारा देख सकते हैं। S3 सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 3, 6 एलिमेंट वाला सेट है, डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, और इसके 6 सब ग्रुप हमने पहले डिफाइन किए थे पिछले वीडियोज में। H और K उन सब ग्रुप्स में से दो सब ग्रुप हैं। यहाँ पर HK और KH निकालना है। HK निकालने के लिए H के प्रत्येक एलिमेंट को K के प्रत्येक एलिमेंट से प्रोडक्ट करेंगे, तो ये दोनों आइडेंटिटी परमुटेशन है, तो इसको इसके साथ करेंगे तो आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा, इसको इसके साथ करेंगे इसी क्रम में रखते हुए तो वापस से दो लंबाई का चक्कर प्राप्त होगा 1 और 3 से बनने वाला। फिर इस साइकिल को आइडेंटिटी परमुटेशन से करेंगे तो वापस से यही साइकिल आएगा, और इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करेंगे इसी क्रम में रखते हुए, पहले ये फिर ये, तो परिणामी एलिमेंट आएगा 3 लंबाई का चक्र 1, 3 और 2 से बनने वाला साइकिल। हम देख सकते हैं कि HK है वो S3 का सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो परिणामी एलिमेंट HK में विद्यमान नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं HK इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से KH के कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं, ये दोनों का परिणामी एलिमेंट भी वापस KH में नहीं है, तो हम कह सकते हैं KH इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अतः HK और KH S3 के सब ग्रुप नहीं है, और साथ में एक चीज और भी देख सकते हैं, HK और KH दोनों इक्वल भी नहीं है। यदि ये दोनों इक्वल होते तो निश्चित रूप से HK या KH S3 का सब ग्रुप होता। ये बात हम अगली प्रमेय में सिद्ध करेंगे। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि HK और KH इक्वल नहीं थे, तो दोनों ही S3 के सब ग्रुप नहीं थे। यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे यदि H और K किसी ग्रुप G के दो सब ग्रुप हों तो HK भी G का सब ग्रुप होता है, यदि और केवल यदि HK इज इक्वल टू KH। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं H और K G के दो सब ग्रुप हैं और दी गई शर्त संतुष्ट होती है, अर्थात HK इज इक्वल टू KH। अब हम सिद्ध करेंगे कि HK भी G का सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें ये दिखाना होगा कि HK G का नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब H और K G के दो सब ग्रुप हैं, इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट G में था वो आइडेंटिटी एलिमेंट H का भी एलिमेंट होगा और K का भी एलिमेंट होगा। सो E बिलोंग्स टू H एंड E बिलोंग्स टू K। सो E डॉट E बिलोंग्स टू HK, और E डॉट E बिलोंग्स टू HK मीन्स E बिलोंग्स टू HK, अर्थात HK में कम से कम एक एलिमेंट तो है और वो है ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट। अतः हम कह सकते हैं HK इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ
Z। यदि नॉन एम्प्टी है तो दो एलिमेंट मान लेते हैं X और Y। X और Y यदि HK के एलिमेंट हैं तो X इस रूप का होगा, Y इस फॉर्म में होगा, जहां पहला एलिमेंट है H का, दूसरा एलिमेंट है K का, H1 इंटू K1। इसी तरीके से Y भी H2 इंटू K2। अब हम सिद्ध करेंगे कि XY इनवर्स भी HK का एलिमेंट है। तो XY इनवर्स होगा H1 K1 डॉट H2 K2 इनवर्स, और H2 K2 इनवर्स को रिवर्सल लॉ से मैं कह सकता हूं, इसका मतलब होगा K2 इनवर्स डॉट H2 इनवर्स। और ये एलिमेंट है KH का, लेकिन KH को इक्वल माना गया है HK के, तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज करके इस रूप में भी लिख सकता हूं H2 इनवर्स डॉट K2 इनवर्स। तो ये आया परिणामी एलिमेंट। ये यहां से वापस क्योंकि HK और KH इक्वल हैं तो इन दोनों को इंटरचेंज करके मैं वापस लिख सकता हूं H2 इनवर्स और K1। ये एलिमेंट प्राप्त हो रहा है H का, ये एलिमेंट प्राप्त हो रहा है K का, क्योंकि H1 और H2 दोनों H के एलिमेंट हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी H का एलिमेंट होगा। ये दोनों एलिमेंट K के हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी K का एलिमेंट होगा। अतः XY इनवर्स बिलोंग्स टू HK, सो HK इज ए सब ग्रुप ऑफ Z। अतः हम कह सकते हैं यदि H और K G के दो सब ग्रुप हों और HK और KH दोनों इक्वल हों तो निश्चित रूप से HK है वो G का सब ग्रुप होता है। अब कन्वर्सली में हम मान लेते हैं H और K G के दो सब ग्रुप हैं, HK भी G का सब ग्रुप है, दोनों का प्रोडक्ट भी G का सब ग्रुप है, तो सिद्ध करना है HK और KH इक्वल होता है। HK को KH के इक्वल दिखाने के लिए हमें यहाँ पर पहले HK को KH का सबसेट दिखाना होगा और फिर KH को HK का सबसेट दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम KH को HK का सबसेट दिखाएंगे। कोई भी एलिमेंट लेते हैं KH का तो निश्चित रूप से पहला एलिमेंट K का होगा, दूसरा एलिमेंट H का होगा। K को मैं लिख सकता हूँ E डॉट K, जहाँ E है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो H में भी विद्यमान होता है, तो ये एलिमेंट होगा HK का, तो K बिलोंग्स टू HK। इसी तरीके से H को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ जहाँ E है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो K में भी विद्यमान होता है, तो हम कह सकते हैं H बिलोंग्स टू HK। तो H और K दोनों ही HK के एलिमेंट हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी HK का एलिमेंट होगा, अर्थात KH बिलोंग्स टू HK, क्योंकि HK इज ए सब ग्रुप ऑफ G। सब ग्रुप है तो निश्चित रूप से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, अर्थात KH का प्रत्येक एलिमेंट HK में विद्यमान है, सो KH इज ए सबसेट ऑफ HK। समीकरण नंबर 1। अब हम HK को KH का सबसेट दिखाएंगे। तो सबसे पहले HK का कोई भी एलिमेंट लेते हैं और HK यदि HK का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से इसका इन्वर्स भी HK में विद्यमान होगा, क्योंकि HK को G का सब ग्रुप माना गया है तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी इसी में विद्यमान होगा। यदि इन्वर्स HK में विद्यमान है तो मैंने मान लिया है कि HK इन्वर्स इज इक्वल टू H1 डॉट K1, क्योंकि HK का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से पहला एलिमेंट होगा H का और दूसरा एलिमेंट होगा K का, तो मान लिया गया है HK इन्वर्स इज इक्वल टू H1 डॉट K1। दोनों साइड में इन्वर्स लिया तो इसका इन्वर्स वापस से यही रहेगा और इसका इन्वर्स लेंगे तो ये हो जाएगा H1 K1 इन्वर्स, और H1 K1 इन्वर्स को रिवर्सल लॉ से मैं लिख सकता हूँ K1 इन्वर्स डॉट H1 इन्वर्स। ये एलिमेंट है KH का, क्योंकि पहला एलिमेंट है K का, दूसरा एलिमेंट है H का, तो हम कह सकते हैं HK बिलोंग्स टू KH। ऊपर हमने इस एलिमेंट को HK का माना गया था, यहाँ पर हम कह रहे हैं यही एलिमेंट है वो KH का एलिमेंट है, अर्थात इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में विद्यमान है, तो HK इज ए सबसेट ऑफ KH। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण और 1 और 2 से निष्कर्ष निकलता है कि HK इज इक्वल टू KH। बस फिलहाल तो इतना ही, शुक्रिया।